ये आसमां, ये सितारे, ये प्रकृति, ये नज़ारे, ये सारे आपके साथ हैं। आप कामयाबी का पहला कदम तो उठाइए, ये पूरी कायनात आपके साथ है। जैसे धूल कदमों से मिलती है और जिंदगी रोज हमसे मिलती है, जैसे धूल कदमों से मिलती है और जिंदगी रोज हमसे मिलती है। इस दुनिया में लाखों ऐसे हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। दोस्तों, मैं आपकी कामयाबी के डोर को और अधिक मजबूत करने के लिए आप सभी के बीच खड़ा हो चुका हूं। दोस्तों, टीचर भी वही और स्टूडेंट भी वही, लेकिन पढ़ने और पढ़ाने का एक नया अंदाज होगा। तो दोस्तों, एक नए अंदाज में इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, कामयाबी का ऐसा कैप्सूल लेकर आया हूं जिसे ग्रहण करने के बाद आप अपने आप को औरों से बेहतर पाएंगे। तो दोस्तों, अपनी कामयाबी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम इस क्लास को दोस्तों बस चंद सेकेंड में ही प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, कैप्सूल नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। आपको क्लास छोड़ के जाना नहीं है जब तक कि ये क्लास पूरी तरह से स्थगित नहीं हो जाती। हर एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप सभी के बीच खड़ा हूं। दोस्तों, कोई भी प्रश्न मिस्टेक से भी ना छूटने पाए। दोस्तों, अगर याद आ रही हो किसी और की ना, तो याद को दोस्तों बस संजोए रखो। उस याद को ना बस एक काम करो कि कुछ पल के लिए अपने दोस्तों साइड में रख दो। दोस्तों, अपनी कामयाबी के लिए ना मूल मंत्र जान लो। समझो कि इस क्लास में मूल मंत्र मिलने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, हर प्रश्न अपने अंदर दोस्तों 5 से 10 प्रश्नों को संग्रहित किया हुआ है। हर प्रश्नों को दोस्तों मैं पूरे विस्तार पूर्वक से हल कराने वाला हूं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम में एक समान भार वाले परिपथ के प्रत्येक फेज में करंट का मान अगर I एम्पियर है तो न्यूट्रल वायर में करंट का मान क्या होगा। दोस्तों, हमसे यह कहा गया है कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम है और 3 फेज है, क्लियर, और तीनों फेजों में एक समान भार है और करंट का मान तीनों फेज में अगर I एम्पियर है तो न्यूट्रल वायर में करंट का मान क्या होगा। दोस्तों, हमें इसको समझने के लिए ना अपोजिट साइड में जाना होगा। तो चलिएगा, मैं अपोजिट साइड में लेके चलता हूं। देखिए, 3 फेज की बात कही गई है। ये है पहला फेज और ये है दोस्तों इसका दूसरा फेज, ये है तीसरा फेज। बड़े ही इत्मीनान के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये है दोस्तों हमारी पहली वाइंडिंग और ये है दूसरी, ये है तीसरी। इसको हम इस प्रकार से कनेक्ट किए कि ये स्टार का रूप ले लिया। अब देखना दोस्तों, हमसे क्या बोला है कि तीनों फेजों में एक समान भार, यानी कि फेज नंबर दोस्तों फर्स्ट, फेज नंबर फर्स्ट आर फेज, फेज नंबर सेकेंड वाई फेज और फेज नंबर थर्ड बी फेज। यानी कि मैं दोस्तों इसको नाम देता हूं R1, सॉरी इसको नाम देता हूं मैं R फेज और इसको वाई फेज, ये है बी फेज। आपको एग्जाम्पल के लिए मान के चलना है कि आर फेज का जो कैपेसिटी है लोड कनेक्ट करने की वो है दोस्तों 10 किलोवाट, वाई फेज का भी है 10 किलोवाट, बी फेज का भी है 10 किलोवाट। अब इसी में से मैं एक पॉइंट से यहां से न्यूट्रल निकाल लेता हूं और इसी न्यूट्रल को मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूं। अंडरग्राउंड के साथ एक अर्थ वायर का प्रयोग करके मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। अब देखना स्टोरी क्या है दोस्तों, यानी कि तीनों में एक समान लोड है। इसका मतलब कि ये बैलेंस प्रकार का सर्किट है, बैलेंस प्रकार का कनेक्शन है। मान लीजिए कि इसमें 10 किलोवाट का लोड कनेक्ट किया गया है, लेकिन जो करंट होगी ना वो भी 10 एम्पियर भी होगी सब में। ऐसा आपको मान के चलना है, 10 किलोवाट लोड और 10 एम्पियर करंट तीनों में एक समान। इस कंडीशन में दोस्तों ये जो न्यूट्रल वायर है ना, इस न्यूट्रल वायर से जो करंट फ्लो होगा वो 0 एम्पियर का होगा। कितना? 0 एम्पियर का होगा। इन केस ऐसा आता है कि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इस 10 किलोवाट में से हम 5 किलोवाट और लोड कनेक्ट कर देते हैं, तो कितना हो गया? 15 किलोवाट।
कितना 15 किलोवाट लोड कनेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि करंट के मान में भी वृद्धि होगा, यानी कि 10 एम्पियर से बढ़कर 15 एम्पियर हो गया। यानी कि दोस्तों इन दो फेज में तो 10 एम्पियर है, लेकिन एक फेज में 15 एम्पियर। हो गई ना गड़बड़, सर्किट दोस्तों बैलेंस अनबैलेंस होगी। पहले क्या था, बैलेंस, अब अनबैलेंस हो गए। कितने एम्पियर का हेरा फेरी है, ओनली 5 एम्पियर का हेरा फेरी है। तो दोस्तों वो 5 एम्पियर क्या करेगा, इस न्यूट्रल वायर को जो ग्राउंडेड किया गया है, इस ग्राउंडेड वायर से दोस्तों 5 एम्पियर का करंट अंडरग्राउंड हो जाएगा। क्या, अंडरग्राउंड। तो ध्यान रखना उतना ही करंट अंडरग्राउंड होगा जितना करंट अनबैलेंस कर रहा है सर्किट को। ये 5 एम्पियर का करंट अनबैलेंस कर रहा है और ये न्यूट्रल के द्वारा दोस्तों जमीन के अंदर चली गई और समाप्त हो गई। ये है दोस्तों अनबैलेंस के केस में। जब अनबैलेंस हो तो 0 एम्पियर करंट प्रवाहित होगी। अब जब बैलेंस हो तो, और अनबैलेंस के सिचुएशन में उतना ही प्रवाहित होगी न्यूट्रल वायर से दोस्तों करंट जितना कि रिक्वायरमेंट से अधिक उसमें लोड कनेक्ट किया गया होगा। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों एक समान भार है सर्किट में और सबका जो मान है ना आई एम्पियर। ठीक, ये तो हमने डाटा एग्जांपल के लिए लिया था। आई एम्पियर सब में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसमें दोस्तों जो न्यूट्रल वायर को ग्राउंड किया गया है इसमें से 0 एम्पियर का करंट फ्लो होने वाला है। अब चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 162। देखिएगा दोस्तों स्टूडेंट को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है ना। अगर वो चाह ले तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। खेल सिर्फ सोचने का है दोस्तों, इसलिए अपने सोच को बदलिए और आगे बढ़िए। क्योंकि दोस्तों एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा हथियार उसका सोच होता है और इस हथियार में धार लगाइए और मुसीबतों का सर धड़ से अलग कर दीजिए। क्योंकि यही मुसीबतें हैं जो आपको बार बार परेशान करती हैं। दोस्तों इनका नामो निशान मिटा दीजिए, इन मुसीबतों को जो आपको बार बार परेशान करते हैं। दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 162। किसी एसी का ज्यावक्रीय तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होता है। ध्यान से सुनना, पूरे इत्मीनान से बताने वाला हूं दोस्तों। जो एसी का तरंग होता है ना, यहां पे देखना दोस्तों, जो एसी का वेव होता है ना कुछ इस प्रकार से होता है ना, कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखिए ये एसी का कौन सा वेव है वो मैं बाद में बताऊंगा। अब देखिएगा दोस्तों जो तरंग होता है ना, वो तरंग कुल कितने प्रकार का होता है। तो देखिए तरंग दोस्तों कुल 5 प्रकार का होता है। कितना, कुल 5 प्रकार का। देखिएगा पहला जो प्रकार है इसका, उसको कहते हैं ज्यावक्रीय, उसको जा तरंग कहा जाता है। और दोस्तों इसके अलावा ना, जो इसके अलावा दूसरा है उसको कहा जाता है त्रिभुजाकार तरंग। और जो तीसरा होता है दोस्तों, उस तीसरे का नाम है, नोट कीजिएगा, वर्गाकार तरंग। ये तीसरे प्रकार का है। और चौथे प्रकार का नोट कीजिएगा दोस्तों, उसको कहा जाता है आरादंती तरंग। यानी कि ज्यावक्रीय, त्रिभुजाकार, वर्गाकार और आरादंती। एक होता है समलंबाकार तरंग, है ना। तो कुल मिला के कितने हो गए, तो देखिएगा कुल मिला के हो गए 5 प्रकार के। यानी कि दोस्तों हमसे पूछा है एसी का जो ज्यावक्रीय तरंग है, यानी कि इस तरंग के बारे में पूछा है। त्रिभुजाकार, वर्गाकार, समलंबाकार, आरादंती, इनको अभी आप मारिए गोली, ज्यावक्रीय तरंग को लेके चलना है। अब दोस्तों जो एसी का ज्यावक्रीय तरंग होता है ना, इसका फॉर्म फैक्टर कितना होगा। अब देखिएगा दोस्तों मैं तो इसका 1 सेकंड के अंदर आंसर बता दूंगा, 1.11 होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है आपको कि ये आया कहां से। देखिए जो फॉर्म फैक्टर का दोस्तों फॉर्मूला होता है, लिखेगा फॉर्म फैक्टर। ये फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस बटा एवरेज।
RMS बटा एवरेज। अब RMS का मान होता है दोस्तों 0.707, एवरेज का मान होता है 0.637। अब देखना दोस्तों ये 0.707 आया कहाँ से, तो देखना मैं आपको ध्यान से बताने वाला हूं दोस्तों। हम निकालेंगे RMS, है ना, हमें क्या निकालना है, RMS वैल्यू कहाँ से आई। देखिए RMS दोस्तों किसी भी एक राशि का नहीं हो सकता, केवल एक राशि का नहीं हो सकता। AC में देखिए करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी होती है, ये राशियां हैं, ये क्या है, AC का राशि है। या तो RMS करंट का होगा या RMS वोल्टेज का होगा। हम RMS करंट का लेके चलते हैं दोस्तों, ये अब हमें काम में आने वाला है। अब मान के चलिए दोस्तों, है ना, अब आपको ये मान के चलना है कि ये एक वेव हम तैयार कर रहे हैं। ये लाइन क्या है दोस्तों, जो एरो का निशान लगा हुआ है, ये है टाइम, समय। आपको ऐसा मान के चलना है कि मान लीजिए कि एक समय ऐसा था जब 0 सेकेंड समय था, ठीक, फिर 1 सेकेंड आया यहाँ पे तो वेव हमारी यहाँ तक उठी, फिर दूसरा सेकेंड यहाँ पे आया तो वेव हमारी और आगे गई, फिर तीसरा सेकेंड यहाँ आया तो फिर वेव और आगे गई, ऐसे ऐसे आगे जाता गया, समय चलता गया। दोस्तों ये है इसका धनात्मक क्षेत्र, ऐसा आपको मानना है। और नीचे दोस्तों जब ये आएगी तो इसका मानना है कि ये ऋणात्मक क्षेत्र है। हम RMS मान निकाल रहे हैं करंट का, इसका मतलब दोस्तों कि जो हाफ साइकिल है ना, क्या जो हाफ साइकिल है, हम ऐसा मानते हैं कि इस हाफ साइकिल का मान कितना होगा 1, और इस निगेटिव हाफ साइकिल का मान कितना होगा 1, ठीक है। तो हाफ साइकिल में हमें निकालना है RMS मान करंट का, तो हाफ साइकिल में हमें RMS मान का कितना मान रखा है 1, ठीक है ना, कितना रखा है दोस्तों 1। तो देखिएगा जब हम करंट का RMS मान निकालेंगे ना तो एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है दोस्तों, और वो फॉर्मूला है कि करंट का निकाल रहा है तो करंट का मैक्सिमम और √2। अब देखिए हम करंट का मान कितना रखे हैं यहाँ पे पॉजिटिव क्षेत्र में 1, तो I मैक्स का मान हमें 1 मानना होगा, और √2 तो पहले से ही है। अब देखिए 1 अपॉन √2 का मान होता है 1.414। दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो निकल के यहाँ से आएगा 0.707, और इसी डाटा को दोस्तों यहाँ पे नोट किया गया है, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, अब दूसरा है दोस्तों एवरेज कहाँ से आता है, तो देखिएगा जो एवरेज होता है ये भी इसी तरह होता है, करंट का भी हो सकता है एवरेज और वोल्टेज का भी एवरेज हो सकता है। अब देखना दोस्तों बात ये है ना कि एवरेज का इसका जो सूत्र होता है 2/पाई होता है, क्या 2/पाई। देखिए 2 तो ठीक है, पाई का मान होता है 22/7, 22 नीचे लिख दिया, 7 को मैं ऊपर ले आया हूं, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों जब मैं 11 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा तो 11 कट जाएगा, 22 कट जाएगा, कितने में 11 में, बचा कितना 7/11। इसको दोस्तों अब आपको भाग देना है, तो देखिए 7 में तो जाएगा नहीं भाग 11 का, यानी कि हमें पॉइंट लगाना, 0 लगाना पड़े, तो 0 पॉइंट हो गया। 7 का भाग हम कितने बार देते हैं, अब ये कितना हो गया 70 पॉइंट लगा देने के बाद, तो 11 छक्का 66, यानी कि 6 बार गया, बच गया 4, फिर नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, 11 तिहाई 33, बच गया कितना 7। यानी कि दोस्तों ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 6 3 6 3, ये अनंत तक बढ़ता जाएगा। तो हमें लगभग कितना मानना है कि 0.637, और यही 0.637 यहाँ पे लिखा गया है। अब देखना दोस्तों इसको जब आप भाग दोगे ना तो 1.1098 करके आता है लगभग। अब देखिएगा 98 यानी कि पॉइंट का 2 संख्या और बढ़ जाएगा, तो ये 10 कितने में बदल जाएगा 11 में, यानी कि 1.11। ये इसका दोस्तों लगभग होता है फॉर्म फैक्टर का मान। अब ये हो गया दोस्तों ज्यावक्रीय तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर का मान। इसी तरह से वर्गाकार तरंग के लिए जो फॉर्म फैक्टर का मान होता है वो होता है इकाई, कितना, वो इकाई होता है। और दोस्तों जो त्रिभुजाकार का
तरंग है ना, इसका फॉर्म फैक्टर पूछे तो लिखेगा 1.15। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, 163। अब देखिएगा दोनों तरफ से ऑन ऑफ करने वाली स्विच का प्रयोग सामान्यतः कहां पर किया जाता है। दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए, वह एक लैंप को 3 स्थान से नियंत्रित करने में, या कॉरिडोर वायरिंग में, स्टेयरकेस वायरिंग में एक स्थान से एक लैंप, मतलब एक लैंप को एक ही स्थान से कंट्रोल करने में, या कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया गलत, कॉरिडोर वायरिंग हो गई गलत, एक लैंप को एक स्थान से नहीं, ना तो इसका कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। स्टेयरकेस वायरिंग में अब देखना दोस्तों, अब आएगा मजा। स्टेयरकेस वायरिंग में 2 वे स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों सुनना मेरी बात को, मैं 2 वे स्विच को बनाता हूं। 2 वे स्विच में 2 पोजीशन होता है, कितना 2, ये पहली पोजीशन हो गई है ना, और ये इसकी दूसरी पोजीशन हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक और मुझे 2 वे स्विच का प्रयोग करना है। ये हो गया मेरा 2 वे स्विच है ना, इस 2 वे स्विच में भी 2 पोजीशन होगा। अब देखिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा ढंग से बना के आपको दिखा देता हूं, है ना। ये हो गया इसका पोजीशन। अब देखना, यानी कि यहां से दोस्तों मेरा फेज गया, ये है एक लैंप, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का लैंप है दोस्तों, ये इसका फिलामेंट है, ये लैंप है, ये है सर्किट कंप्लीट हो गया। इसको हम इस प्रकार से वायर से कनेक्ट कर दिए। अब देखना दोस्तों, यहां से मैं फेज देता हूं, यहां से न्यूट्रल, न्यूट्रल लैंप को तो डायरेक्ट जल गई। अब देखिए दोस्तों, ये ना फ्लोर, ये फ्लोर फर्स्ट में लगी है ये स्विच, और ये वाली स्विच फ्लोर सेकेंड में, फ्लोर सेकेंड में, यानी कि फ्लोर फर्स्ट से ही मैं इस स्विच के द्वारा बल्ब को चालू और बंद करूंगा, और सेकेंड से भी चालू और बंद करूंगा। दोस्तों बिल्कुल करके दिखाऊंगा मैं आपको। अब देखिएगा, मान लीजिए कि फेज हमारी यहां से आई, क्या फेज जो है दोस्तों, यहां से करंट यहां तक आई। अब देखिए ये डॉट डॉट का मतलब है कि सर्किट टूटा हुआ है ना, तो इधर करंट जाएगा नहीं, करंट कहां जाएगी, यहां जाएगी। फिर क्या होगा, करंट यहां होता हुआ यहां तक आएगी, लेकिन यहां देखिए फिर सर्किट टूटा है, करंट आगे जाएगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले बटन को दबाएंगे, तो ये 2 वे स्विच वाली बटन को दबाएंगे तो ये सर्किट हो जाएगा कंप्लीट। अब ये टूट जाएगा दोस्तों। अब धारा का प्रवाह यहां होगा, फिर देखिए करंट यहां आई, यहां करंट आई, यहां से होता हुआ यहां आई, और इसको इधर से फेस मिल गया, और इधर से न्यूट्रल, ये हमारी लैंप क्या हो गई, जल गई। यानी कि मैं फ्लोर फर्स्ट से ही फ्लोर सेकेंड में लगे लैंप को जला सकता हूं। अब मुझे बंद करना है तो क्या करूंगा, देखिए पहले धारा यहां से आ रही थी, अब धारा दोस्तों क्या होगा, जैसे ही बंद करना है तो बटन को दबाऊंगा, तो ये क्या होगा, ये इस साइड में है ना, ये इधर का कॉन्टेक्ट दोस्तों चिपक जाएगा, और ये बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब धारा का प्रवाह इस माध्यम से होगा, कहां से होगा, यहां से होगा, यहां आके धारा रुक जाएगी, क्योंकि सर्किट इधर से ब्रेक है। यानी कि यहां से स्विच को, अब यहां से धारा रुक गई तो आगे करंट ही नहीं जाएगी, तो लैंप नहीं जलेगी। इसका मतलब फ्लोर फर्स्ट से मैं इसको लैंप को जला भी सकता हूं और बंद भी कर सकता हूं। अब इसको देखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दोस्तों, यहां से करंट आई, यहां अभी रुकी है, जैसे ही मैं इसको चालू करने के लिए बटन को दबाऊंगा तो ये क्या होगा, ये परिपथ हो जाएगा कंप्लीट, और ये परिपथ टूट जाएगा। करंट यहां पे रुकी थी आके, अब वही करंट यहां आएगी, यहां होता हुआ इधर से फेज, इधर से न्यूट्रल, फिर लैंप जली। ये सेकेंड फ्लोर से जला रहा हूं अब की बार। अब बंद करना है तो क्या करूंगा, फिर स्विच को दबाऊंगा, तो ये जो टूटी थी सर्किट ये कंप्लीट हो जाएगी, इधर की सर्किट टूट जाएगी। अब सर्किट टूटते ही करंट फिर से यहां रुक जाएगी, इसको फेज नहीं मिलेगा, न्यूट्रल फिर मिलेगी, केवल न्यूट्रल से ये जलने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये किस प्रकार की वायरिंग है, तो देखिएगा ये स्टेयरकेस वायरिंग है, और स्टेयरकेस वायरिंग में दोस्तों 2 2 वे स्विच का इस्तेमाल किया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1
64। जब किसी लचकदार पाइप को किसी दृढ़ पाइप, है ना, किसी दृढ़ पाइप से संयोजित किया जाता है तो किस प्रकार के युग्मन का प्रयोग किया जाता है। अब सुनना दोस्तों, अब सुनिएगा दोस्तों ध्यान से। यह है मेरा एक जंक्शन बॉक्स। इस जंक्शन बॉक्स से मैं इधर भी पाइप कनेक्ट कर सकता हूं और इस जंक्शन बॉक्स के इधर से भी कनेक्ट कर सकता हूं और इधर से भी कनेक्ट कर सकता हूं, है ना। यानी कि चारों तरफ से मैं पाइप कनेक्ट कर सकता हूं। देखिए इधर से यहां कनेक्ट कर दूंगा, इधर से यहां, इधर से यहां, इधर से यहां। ये क्या है, एक जंक्शन बन गया। जंक्शन यानी कि संयोजन, है ना। जंक्शन युग्मन का प्रयोग करके हम दृढ़ पाइप को संयोजित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए पदार्थों में से नकारात्मक तापमान गुणांक किसका होता है। दोस्तों इस प्रकृति में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो ऐसे जिनको गर्म करने पर उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और एक ऐसा जिनको गर्म करने पर रेजिस्टेंस घट जाता है। दोस्तों इनकी खूबसूरत सी नेचर की वजह से इनको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया है। तो हमसे नकारात्मक तापमान गुणांक के बारे में पूछा है तो वो होगा दोस्तों, ऐसा नेचर होता है कार्बन का। क्या ऐसा नेचर किसका होता है, कार्बन का। मैं आपको याद दिला दूं, देखिए दोस्तों ये है मान लीजिए जनरेटर का, जो जनरेटर दोस्तों पावर पैदा करती है, उस जनरेटर का ये शाफ्ट है और इसी शाफ्ट से संपर्क बनाता हुआ यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा हुआ है ना। ये क्या है, कार्बन ब्रश है दोस्तों, ये है कार्बन ब्रश। अब देखिए जैसे हमारी दोस्तों मोटर जनरेटर का शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट के घूमते से क्या होगी, जैसे ही शाफ्ट घूमेगा कार्बन ब्रश में घर्षण होने लगेगा, क्योंकि अगर किसी घूमते हुए भाग से किसी दूसरे भाग को टच कराएंगे तो वहां पे घर्षण होगा। घर्षण होने से तापमान उत्पन्न होगी और जैसे ही तापमान उत्पन्न होगी दोस्तों इस ब्रश का ना जो रेजिस्टेंस है ना, ब्रश का जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध का मान दोस्तों डाउन हो जाएगा। और ये कार्बन ब्रश का क्या काम है कि करंट को कलेक्ट करना, करंट को अपने अंदर दोस्तों स्टोर करना, है ना, स्टोर करके सर्किट में बाहर की ओर भेजना। अगर रेजिस्टेंस अधिक होगा तो वो करंट कहां से उसमें आ पाएगी। इसलिए जैसे ही टेम्परेचर का मान दोस्तों जैसे ही हाई होता है रेजिस्टेंस हो जाती है डाउन और फिर ये करंट को कलेक्ट करता है दोनों तरफ से और फिर दोस्तों लोड के लिए आगे भेज देता है ना। सर्किट में लोड कनेक्ट होता है, उस लोड के लिए भेज देता है। तो इस प्रकार से कार्बन रेजिस्टेंस का दोस्तों रोल होता है। अब दोस्तों जो तापमान युग्मन होता है इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि एक पीटीसी प्रकार का रेजिस्टेंस है। कैसा, पीटीसी प्रकार का रेजिस्टेंस है। ये है दोस्तों मेरा रेजिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। किस प्रकार का है, पीटीसी प्रकार का। मान लीजिए कि ये 5 वाट का है। कितने वाट का, 5 वाट का, और जिसके रेजिस्टेंस का मान भी है 5 ओम, है ना, 5 ओम। दोस्तों अभी सामान्य स्थिति में इसका कितना मान है, 5 ओम। यानी कि ये मान कौन सा मान होगा, तो लिखेगा ये इसका मूल मान है। लेकिन जैसे ही दोस्तों इस पीटीसी में, जैसे ही इस पीटीसी वाले रेजिस्टेंस में लोड कनेक्ट किया जाता है ये तापमान उत्पन्न करेगा। तापमान उत्पन्न करने से क्या होगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। कितना, पहले 5 था अब बढ़ के कितना हो गया, 7 ओम। यानी कि हेरा फेरी कितने का है दोस्तों, 2 ओम का है ना। यानी कि जो 5 ओम था और इस 5 ओम से बढ़कर कितना हो गया, 7 ओम। दोस्तों ये जो 5 ओम और 7 ओम के बीच का जो रेशियो है ना, 5 ओम और 7 ओम के बीच का रेशियो है, इसी रेशियो को कहते हैं तापमान गुणांक। अब आप मेरे को बताओ एक ऐसे पदार्थ का नाम जिसका दोस्तों तापमान गुणांक सबसे कम हो। क्या, जिसका तापमान गुणांक सबसे कम हो, तो आप लिखेगा मैग्नीन। मैग्नीन का तापमान गुणांक कितना होता है दोस्तों, तापमान गुणांक को अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और मैग्नीन का तापमान गुणांक होता है 0.00025 प्रति डिग्री सेल्सियस। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में अल्फा किरण का मान कितना होगा, 0.00025 होगा। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, ये है दोस्तों सूर्य। क्या है, ये है सूर्य दोस्तों, है ना, ये सूर्य है। देखिए इस सूर्य से क्या निकलती है, तो आप लिखिएगा
किरणें निकलती है ना, इस सूर्य से इस प्रकार से किरणें निकल रही हैं। और दोस्तों इन किरणों में भी क्या है, अल्फा कण, यानी कि ये किरण क्या होती है, गर्म होती हैं। इन गर्म युक्त किरणों में भी अल्फा किरणें हैं और ये जो रेजिस्टेंस है ये भी लोड के कारण तापमान उत्पन्न करता है। इस तापमान में भी अल्फा किरण है। और दोस्तों जो पीटीसी प्रकार के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनमें जो अल्फा किरण होते हैं वो कितना होता है, 0.00025 होता है। दोस्तों इस प्रकार से इसका ये पॉइंट आता है, यानी कि ये मान आती है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब देखिएगा दोस्तों, पढ़िए क्वेश्चन को और इसका जवाब दीजिए। किसी परिपथ में लघु परिपथ विच्छेदक किसके खिलाफ कार्य करते हैं। दोस्तों इस एमसीबी को आप जरा गौर से देखिएगा। ये एमसीबी के इस पॉइंट को आप देखिए, अगर ये दिख नहीं रहा होगा दोस्तों तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं किस प्रकार का ये है। देखिए यहाँ पे है इस प्रकार का बना हुआ, फिर है दोस्तों यहाँ आया इस प्रकार का बनाया गया, इसके बाद है ऐसे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो हमारी पॉइंट दिख रही है ना, ये किसको बताती है, ये लिखिए, ये शॉर्ट सर्किट को इंडिकेट करती है। किसको, शॉर्ट सर्किट को। और ये वाला पोर्शन दोस्तों किसको बताता है, ये अतिभार को। अतिभार यानी कि ओवरलोड, यानी कि जो हमारी एमसीबी है ना, वो एमसीबी दोस्तों शॉर्ट सर्किट में भी सुरक्षा करती है सर्किट की, और अतिभार कंडीशन में भी सुरक्षा करती है सर्किट की। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका करेक्ट होगा। अतिभार तथा लघु परिपथ के खिलाफ कार्य करती है एमसीबी। अब चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। परिपथों को भू संपर्कित करने के लिए भू संपर्कन तार किसका बना होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टैंडर्ड स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी प्रकार के बाह्य अर्धचालक का प्रोडक्शन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके नजरों के सामने दोस्तों डांस कर रहा है। देखिएगा, बाह्य अर्धचालक दोस्तों, देखिए जो पी प्रकार का अशुद्धि होता है ना, वो त्रिसंयोजी वाले होते हैं। तो दोस्तों इसमें से पंच संयोजी तो कर दीजिए कट, सी नंबर भी हो जाएगा कट, द्विसंयोजी कोई होता नहीं। इस क्वेश्चन का 50% से अधिक कंपटीशन तो समाप्त हो गया है ना, बाकी बचा दोस्तों 20%। तो देखिए त्रिसंयोजी पदार्थ को जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल से मिलाकर तैयार किया जाता है तो बाह्य अर्धचालक का प्रोडक्शन होता है, बाह्य अर्धचालक का उत्पादन होता है। अब देखना दोस्तों, पी प्रकार आया कहां से, तो सुनना मेरी बात को। जो अर्धचालक होते हैं ना दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या, अर्धचालक कुल 2 प्रकार के होते हैं, ऐसा मैंने सुना था। देखिए कौन कौन सा, तो लिखिए, पहला तो होता है शुद्ध अर्धचालक। पहला कौन सा है, तो लिखेगा पहला है दोस्तों शुद्ध अर्धचालक, और इसी के साथ में दूसरा है अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक है ना, ये जो अशुद्ध अर्धचालक हैं ये दोस्तों इनको क्या कहते हैं, तो आप नोट कीजिएगा, इसको एक्सट्रेंसिक कहते हैं, एक्सट्रेंसिक, और इनको इंट्रेंसिक। यानी कि दोस्तों एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या हो गया, बाह्य अर्धचालक। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो एक्सट्रिंसिक है ना, यही 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पी प्रकार का और एक एन प्रकार का। अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि पी प्रकार कहां से आया और ये एन प्रकार कहां से आया। तो दोस्तों पी प्रकार कहां से, अशुद्धि अर्धचालक से आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई ही इसका सही आंसर होगा। त्रिसंयोजी पदार्थ को जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल से मिलाकर तैयार किया जाता है तो दोस्तों प्रोडक्शन किसका होता है, बाह्य अर्धचालक का। चलिए नेक्स्ट है, एक बेहतर भू संपर्कन प्रणाली में इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध का मान कितना होता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को ना अब बस चुटकी बजा के एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि यही डाटा उठ के आए। क्वेश्चन सेम एग्जाम में आ सकता है, लेकिन ये डाटा दिया हुआ है दोस्तों, इसमें हेरा फेरी हो सकता है। आपको
उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिनमें रेजिस्टेंस का मान बहुत कम दिया गया है। देखिए 1 से 2 ओम के बीच, ये 1 और 2 दोस्तों इन बाकियों के तुलना में सबसे कम है, सबसे छोटी संख्या है। इसलिए देखिए जो भू संपर्कन यानी जो अर्थिंग होता है, हम उसमें सब जुगाड़ डालते हैं, कोयला, नमक, तेल, पानी जो भी होता है सब डाल देते हैं उसी में। क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि हम उसका रेजिस्टेंस दोस्तों कम करें। लेकिन जब ऑटोमेटिक यहाँ रेजिस्टेंस कम है तो उसी वाले ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये इस क्लास का ना विदाई का वक्त आ चुका है। ये दोस्तों ये सवाल बिल्कुल लास्ट सवाल है, इसके बाद हम अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। दोस्तों बहुत ही दुख होता है मुझे जब क्लास ख़त्म होती है। जब किसी चीज़ से दोस्तों प्यार होता है ना दोस्तों, जब सच्चा वाला प्यार होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो अपना सपना हो या कोई चीज़ हो, अगर उससे लगन हो जाता है ना तो दोस्तों जब हम उससे दूर जाते हैं तो हमें दुख सा महसूस होता है ना। मुझे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ओम का नियम किसमें लागू नहीं किया जा सकता? निम्न फ्रीक्वेंसी सर्किट में, सेमी कंडक्टर में, हाई वोल्टेज सर्किट में, अल्टरनेटिंग या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सेमी कंडक्टर, कहाँ सेमी कंडक्टर में नहीं होता? क्यों नहीं होता है? आप ध्यान से सुनिएगा। जो ओम का नियम होता है, मान लीजिए कि जिस कमरे में मैं अभी आपके लिए क्लास ले रहा हूं, इस कमरे का टेम्परेचर कितना है? एज्यूम करिए 10 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? भौतिक परिस्थिति है। जब हम ओम का नियम का सत्यापन करते हैं तो हमें दोस्तों बार बार कहा जाता है कि भौतिक परिस्थिति चेंज नहीं होनी चाहिए किसी भी स्थिति में। तो मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में हम ओम के नियम का परीक्षण कर रहे हैं। मान लीजिए एक वक्त ऐसा आता है कि दोस्तों अधिक गर्मी होने की वजह से ये टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, या फिर दोस्तों ठंडी का सीजन होने की वजह से ये 7 डिग्री सेल्सियस घटकर 7 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी कि अगर तापमान में, भौतिक तापमान में परिवर्तन होता है तो दोस्तों ओम का नियम द्वारा जो हम करंट और वोल्टेज का मान निकालेंगे वो एक्चुअल डाटा नहीं निकाल पाएंगे जो वास्तविक निकलना चाहिए, ठीक ना। तो ये होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है? हम तापमान को बढ़ाते हैं तब जाके इसकी चालकता बढ़ती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जब 0 डिग्री केल्विन तापमान पे होता है तो ये एक कुचालक की भांति कार्य करता है। लेकिन जब हम तापमान को बढ़ा के 300 डिग्री केल्विन कर देते हैं तो ये एक चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसका मतलब सेमीकंडक्टर ओम के नियम से जस्ट उल्टा है, इसलिए हम इसका प्रयोग सेमीकंडक्टर में नहीं करते। अब सुनना मेरी बात को कि ओम का नियम है ना, ये लागू कहां कहां होता है। तो आप लिखेगा सबसे पहला इसका जो लागू होता है ना दोस्तों, सबसे पहले लिखेगा अपने इंडिया के अंदर लागू होता है ना। देखिए पहला दोस्तों एसी सर्किट में, क्या एसी सर्किट में इसका पहला लागू होता है, और दूसरा दोस्तों लिखेगा डीसी सर्किट में, है ना। कहां? डीसी सर्किट में दूसरा। और लिखिए दोस्तों जो हाई वोल्टेज होते हैं, उच्च वोल्टेज परिपथ में, उच्च वोल्टेज सर्किट में इसका प्रयोग किया जाता है ना। और इसके अलावा और कहां पे प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों काम मैं आप पे छोड़ता हूं, आपको कमेंट करना है कि इसके अलावा और इसका यूज कहां पे किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लास आज का बिल्कुल समाप्त हो चुका। दोस्तों मैं कल फिर से आपसे मिलूंगा, मैं वादा करता हूं मैं कल फिर आपके सामने खड़ा हूंगा। दोस्तों मैं आपकी कामयाबी के ना इस डोर को इतना मजबूत बना दूंगा कि दोस्तों ये जो परेशानियां है ना, ये मुसीबतों की इतनी औकात नहीं है कि दोस्तों आपके कामयाबी के डोर को तोड़ सके, है ना। तो दोस्तों इसलिए मैं लगातार आपके सामने आता रहूंगा। और दोस्तों मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा आप पे है दोस्तों कि आप ना जिस तरह से मैं आपके सामने खड़ा हो रहा हूं, आप भी पूरी लगन के साथ इस क्लास को देखते होंगे। ये ऐसा मेरा मानना है। मेरा मेहनत दोस्तों, जो मेरा मेहनत है ना, वो मेहनत केवल आपके लिए है ना, केवल और केवल आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों एक टीचर हमेशा चाहता है कि जो अपना विद्यार्थी है वो हमेशा दोस्तों आगे बढ़े। और दोस्तों आगे कब बढ़ सकते हैं आप? जब आप कामयाबी का जो हाथ है दोस्तों, उस हाथ को पकड़े रहेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये वही चीज है, ये जो सामने दिख रहा है ये वही चीज है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।